नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल स्टडी थेरेपी पर। आज हम लोग डिस्कस करने आ रहे हैं 5 सितंबर की करंट अफेयर्स। कुछ दिनों से थोड़ी डिले चल रही थी पर्सनल कारणों की वजह से, लेकिन हम लोग अब दिन में 3 वीडियोस सोच रहे डालने का, जिससे जो बैकलॉग है वो कंप्लीट हो सके। तो सबसे पहले प्रधानमंत्री ने भारत की आधिकारिक यात्रा की और भारत और सिंगापुर के संबंधों के अभी 60 वर्ष पूरे हो चुके हैं। तो देखते हैं व्यापक रणनीतिक साझेदारी के अंतर्गत जो 8 महत्वपूर्ण क्षेत्रों में सहयोग को मजबूत करने पर बात की गई है, उस पर थोड़ा सा एक बार नज़र डाल लिया जाए। तो सबसे पहला आर्थिक सहयोग। तो व्यापक आर्थिक सहयोग समझौते की तीसरी समीक्षा की शुरुआत करने पर भी वार्ता पर जोर दी गई है। और साथ ही 2025 में जो आसियान भारत वस्तु व्यापार समझौते की गहन समीक्षा भी पूरी करेंगे, इसकी बात की गई है इस पर। फिर सेमीकंडक्टर उद्योग और भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन और प्राधिकरण केंद्र और सिंगापुर के ऑफिस फॉर स्पेस टेक्नोलॉजी एंड इंडस्ट्री के बीच सहयोग को भी बढ़ावा दिया जाएगा। फिर रक्षा और सुरक्षा पर भी बात है। डिजिटलीकरण यानी यूपीआई और पेनाव लिंकेज। फिर कौशल विकास यानी चेन्नई में एडवांस मैन्युफैक्चरिंग के लिए नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का संयुक्त रूप से विकास करना। फिर संधारणीयता पर राष्ट्रीय सौर गठबंधन और वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन। फिर कनेक्टिविटी में पोर्ट्स के बीच भारत सिंगापुर ग्रीन एंड डिजिटल शिपिंग कॉरिडोर की स्थापना। स्वास्थ्य में लोगों का जुड़ाव और सांस्कृतिक आदान प्रदान के बीच भी इनको संबंधों को मजबूत बनाने की बात की गई थी। नेक्स्ट है सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम स्टैटिकल रिपोर्ट 2023 की रिपोर्ट जारी हो चुकी है। तो इसमें सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम में दुनिया के सबसे बड़े जनसांख्यिकी सर्वेक्षणों में से एक होता है, जिसे भारत के रजिस्ट्रार जनरल और जनगणना आयुक्त कार्यालय द्वारा संपन्न किया गया है। और इसे प्रजनन और मृत्यु दोनों से जुड़े वार्षिक अनुमान जारी करते हैं ये। तो इसके मुख्य बिंदुओं पर नज़र डाल लेते हैं। तो सबसे पहले शब्दावलियों थोड़ा सा देख लीजिएगा खुद से कि शिशु मृत्यु दर यानी 1000 जीवित जन्मों पर। याद रखिएगा कि जो भी प्रजनन दर के अलावा जो है ना, वो 1000 लोगों पर ही होता है जनरली। देखिए 1000 और जो मतलब मातृ मृत्यु दर है, तो मातृ मृत्यु दर वो 1 लाख पर होता है सिर्फ। बाकी सब में 1000 पर ही गणना की जाती है कि 1000 पर कितने ऐसे है ना। तो देखिए रिपोर्ट की मुख्य बिंदुओं पर कर लेते हैं। तो सबसे पहला कुल प्रजनन दर जो है राष्ट्रीय स्तर पर 1.9 हो गई है 2023 में। बिहार में सर्वाधिक और दिल्ली में सबसे कम। इसके बाद शिशु मृत्यु दर में छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक और केरल में सबसे कम। और ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि प्रत्येक 40 शिशुओं में से एक शिशु की मृत्यु 1 वर्ष की आयु से पूरी करने से पहले हो जा रही है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट थोड़ा सा अच्छे से हो सकता है। नेक्स्ट है 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों में मृत्यु दर। तो ये 2022 में 30 से घटकर अब 2023 में 29 हो गई है। और बालिका में भी बहुत ज़्यादा गिरावट हुई है मृत्यु दर में। इसके बाद है अशोधित जन्म दर। तो बिहार में सर्वाधिक है और तमिलनाडु में सबसे कम और राष्ट्रीय स्तर पर 18.4 है। अशोधित मृत्यु दर है वो राष्ट्रीय स्तर पर 6.4 है और छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक और दिल्ली में सबसे कम। जन्म के समय लिंगानुपात जो है वो 2022 में 1914 से सुधरकर 2021 से 23 में 1917 हो गया है। और छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक और उत्तराखंड में सबसे कम है। ग्रामीण क्षेत्रों में 1914 और शहरी क्षेत्रों में 925। नेक्स्ट है भारत हेल्थ एआई ग्लोबल रेगुलेटरी नेटवर्क में शामिल हुआ। तो देखिए ये जो ग्लोबल रेगुलेटरी नेटवर्क है, ये जेनेवा में स्थित एक इंडिपेंडेंट एनजीओ है और ये एआई संचालित स्वास्थ्य नवाचारों तक न्यायसंगत पहुंच को बढ़ावा देता है। तो भारत, यूनाइटेड किंगडम और सिंगापुर जैसे अन्य जीआरआई सदस्यों के साथ मिलकर हेल्थ एआई के साथ काम करेगा और इस सुरक्षा प्रोटोकॉल साझा किया जा सकेगा और क्लिनिकल सेटिंग्स में एआई की प्रदर्शन की निगरानी भी इससे की जा सकेगी। तो देख लेते हैं स्वास्थ्य क्षेत्र में एआई की भूमिका के बारे में। तो स्वास्थ्य सेवा वितरण में बदलाव ये एक प्रकार से ला सकता है, जैसे डेटा संचालित ये और कुशल और रोगी केंद्रित देखभाल को बढ़ावा देकर। फिर लक्षित उपचारों को भी सक्षम बना सकता है, जैसे दवाओं की खोज, क्लिनिकल ट्रायल्स को बेहतर, पर्सनलाइज्ड इलाज यानी व्यक्तिकृत इलाज को बढ़ावा देंगे। फिर कनेक्टेड केयर को बढ़ावा मिलेगा, जैसे वर्चुअल असिस्टेंट, चैटबॉट्स और रिमोट मॉनिटरिंग टूल्स के जरिए बेहतर रोगी सहभागिता को इसमें लाया जा सकेगा। लेकिन कुछ चुनौतियां हैं, तो हम लोग चुनौतियों को भी देखें तो डेटा की गुणवत्ता और उपलब्धता, कुशल कार्यबल की कमी है, इसके लिए अधिक निवेश की भी ज़रूरत है। नैतिकता और विनियमन में सुरक्षा, पक्षपात और जवाबदेही के लिए निगरानी की भी एक बहुत बड़ी समस्या भी है। तो इसके लिए सिफारिशें भी वही है, जो समस्या है उसी को लेकर है कि डेटा जो नैतिक डेटा है उनको उपयोग करने में, मतलब नैतिक डेटा उपयोग पर बढ़ावा दिया जाना चाहिए। जैसे सुरक्षित, उच्च गुणवत्ता और स्वास्थ्य सेवा डेटा तक जिम्मेदारी पहुंच को सक्षम बनाया जाना चाहिए। डोमेन विशेषज्ञता में देखें कि डेटा की व्याख्या, मार्गदर्शन और चिकित्सा विशेषज्ञों को भी इसमें शामिल किया जाना चाहिए। फिर मजबूत अवसंरचना में कंप्यूटिंग पावर और क्लाउड सिस्टम में निवेश की आवश्यकता है।
कार्यक्रम अनुसंधान में सुरक्षित, विश्वसनीय और भरोसेमंद एआई समाधान और कार्यबल प्रशिक्षण में स्वास्थ्य सेवा पेशेवरों के कौशल को बढ़ाने का भी प्रयास इसमें कर दिया जाना चाहिए। नेक्स्ट है, भारत के सबसे बड़े लिथियम आयन बैटरी विनिर्माण संयंत्र का उद्घाटन किया गया है। तो ये जब तैयार हो जाएगा तो 20 करोड़ बैटरी पैक्स का निर्माण करेगा, जो कि भारत के 50 करोड़ बैटरी पैक्स जो ज़रूरत पड़ती है वार्षिक, उसका 40% ये अकेला पूरा करेगा। तो ये जो है ना, ये इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण क्लस्टर योजना के तहत की गई है इसकी। अब लिथियम आयन बैटरी को देखें तो ये रिचार्जेबल बैटरी होती है, जिसके ऋणात्मक इलेक्ट्रोड ग्रेफाइट होता है और धनात्मक इलेक्ट्रोड में लिथियम ट्रांजिशन मेटल ऑक्साइड पाई जाती है। लिथियम आयन बैटरियों के लाभ भी होते हैं कुछ कुछ। तो लाभ की अगर हम लोग देखें तो सबसे पहला लाभ है कि उच्च ऊर्जा घनत्व, जैसे बहुत कम जगह और वजन में ज़्यादा ऊर्जा प्रति किलो 75 से 200 वाट घंटे मतलब ये स्टोर करता है। और ये हल्की और कम विषाक्त धातुएं होती है, जैसे पहले वाली जो पुरानी लेड एसिड बैटरियाँ थी उनकी तुलना में बहुत कम विषाक्त पाई जाती है इसमें। इसका बेहतर प्रदर्शन भी है, जैसे लंबे समय तक और सही ढंग से कार्य भी करता है। लेकिन चुनौतियां बहुत बड़ी है इसमें, जैसे आपूर्ति श्रृंखला संबंधी सुभेद्यता जैसे है, जैसे चीन वैश्विक लिथियम उत्पादन का आधा और लिथियम आयन बैटरी उत्पादन का 70% ये नियंत्रित करता है। सुरक्षा संबंधी खतरे, जैसे ज्वलनशील पदार्थ जैसे इलेक्ट्रोलाइट इसमें प्रयोग में लाए जाते हैं, जो कि एक प्रकार से ज्वलनशील बहुत ज़्यादा होते हैं। पर्यावरणीय प्रभाव में देखें तो लिथियम खनन में जल की बहुत ज़्यादा खपत होती है। बोल रहे हैं कि प्रति टन लिथियम के लिए लगभग 2000 टन जल मतलब यूज किया जाता है। भारत सरकार की फिर इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण क्लस्टर योजना जिसके आधार पर ये बनाई गई थी, तो उसको देखें तो सबसे पहले इन्होंने मेटी ने मतलब इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने इसे 2012 में शुरू किया था। इसका उद्देश्य यह है कि इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम डिजाइन और विनिर्माण क्षेत्र में निवेश को आकर्षित करना। ग्रीन फील्ड में 100 एकड़ भूमि पर 50 करोड़ की सीमा से अधीन रहते हुए परियोजना लागत का 50% दिया जाएगा, और ब्राउन फील्ड में प्रति परियोजना अधिकतम 50 करोड़ रुपए की सीमा के अधीन रहते हुए परियोजना का 75%। तो इसमें ग्रीन फील्ड वालों को ज़्यादा है कि वो 100 एकड़ पे मान रहे हैं, जबकि इसमें प्रति परियोजना मान रहे हैं। तो है ही, ग्रीन फील्ड को हमें बढ़ावा देना चाहिए भी एक्स्ट्रा, जिससे और ज़्यादा ब्राउन फील्ड में भी ज़्यादा सुधार हो सके। नेक्स्ट, नीति आयोग ने आत्मनिर्भरता के लक्ष्य की ओर दलहनों के विकास में तेजी की रणनीतियाँ और मार्ग पर नामक एक रिपोर्ट जारी की है। तो देखिए, भारत दुनिया का दलहन का सबसे बड़ा उत्पादक है और उपभोक्ता भी है। उत्पादन में भारत का हिस्सा ये 28% पाई गई है। तो रणनीतिक महत्व क्या है दलहन का? तो प्रोटीन का एक किफ़ायती और पादप आधारित स्रोत है। फिर ये नाइट्रोजन का भी स्थिरीकरण करता है, ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन भी इससे कम हो रहा है। तो चुनौतियां हैं जैसे भारत के दलहन उत्पादन में, सबसे पहला है कि कम उत्पादकता और उपज अंतराल, जैसे औसत दलहन उत्पादन 0.74 टन प्रति हेक्टेयर है, जबकि वैश्विक औसत 0.969 टन प्रति हेक्टेयर है। अधिक लाभदायक फसलों की ओर बढ़ना, जैसे किसान तेजी से अधिक लाभदायक फसलों की ओर बढ़ रहे हैं, जैसे केला हो गया, गन्ना, कपास, सोयाबीन। फिर बुनाई क्षेत्र भी इसका घट रहा है, जैसे बोल रहे हैं कि 2021-22 से 2023-24 के बीच जो है वो 10.5% बुनाई क्षेत्र घटा है, और 2 सालों में उत्पादन जो है वो 11.2% कम हो चुका है। वर्षा पर निर्भरता भी कम हो रही है, 80% वर्षा क्षेत्र आधारित अभी इसका है। इसके बाद है वर्षा पर निर्भरता ज़्यादा हो रही है, यानी बोल रहे हैं 80% जो है ना क्षेत्र वो वर्षा पर आधारित है। आत्मनिर्भरता के लिए रणनीतियाँ और रोडमैप, जो खेती विस्तार है वो खेती का क्षेत्र बढ़ाते हैं, मतलब इससे ज़्यादा क्षेत्र विस्तार होगा तो हमें ज़्यादा दलहन के उत्पादन के लिए भूमि की उपलब्धता बढ़ेगी। नेक्स्ट है क्वाड्रेट रणनीति, यानी उच्च क्षेत्र उच्च उपज। उच्च क्षेत्र मतलब बोल रहे हैं कि ज़्यादा अगर क्षेत्र होगा तो उपज भी ज़्यादा होगा, ज़्यादा क्षेत्र होगा और कम उपज है तो वो वाला क्षेत्र को हम लोग पहचान लेंगे, तो उस वाले क्षेत्र में दलहन की उत्पादकता को कम मतलब उत्पादन को कम करने की कोशिश करेंगे, उसमें ज़्यादा कोई ऐसे फसल बढ़ावा देंगे जो कि वहाँ ज़्यादा उत्पादक हो। कम क्षेत्र उच्च उपज, इसको सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी में रखा जाएगा, और कम क्षेत्र कम उपज इसमें थोड़ा सा ध्यान दिया जाएगा कि ज़्यादा क्षेत्र पर उपज हो और ज़्यादा मतलब क्षेत्र इसमें सम्मिलित हो दलहन के उत्पादन में। ऐसे वाले जिलों को वर्गीकृत करेंगे और इस पर काम किया जाएगा। ऊर्ध्वाधर विस्तार में जैसे उत्पादकता बढ़ाएंगे। नेक्स्ट है किस्मों का विकास, इसमें उन्नत ब्रीडिंग और जीनोमिक्स का उपयोग किया जाएगा। बीज की गुणवत्ता और पहुंच में किसान उत्पादक संगठनों के माध्यम से 1 ब्लॉक 1 सीड विलेज केंद्र को स्थापित किया जाना। नेक्स्ट है एडीआर रिपोर्ट, भारतीय राजनीति के बढ़ते आपराधिकरण पर प्रकाश डालती है। तो देखिए, एडीआर ने रिपोर्ट जारी की है, एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म। तो उन्होंने 27 राज्य विधानसभाओं, 3 केंद्र शासित प्रदेशों और केंद्रीय मंत्रिपरिषद के मंत्रियों की आपराधिक रिपोर्ट का विश्लेषण किया है। तो आपराधिक रिपोर्ट की जो विश्लेषण है उसमें सबसे पहला है कि 47 मंत्रियों के
अपने खिलाफ आपराधिक मामलों की घोषणा की है और 27 मंत्रियों ने अपने खिलाफ गंभीर आपराधिक मामलों जैसे हत्या, अपराध का प्रयास, अपहरण, महिलाओं के खिलाफ अपराध की घोषणा की है। रणनीति के अपराधीकरण के लिए जिम्मेदार कारक जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे पहला है बाहुबल और आपराधिक साठगांठ। तो धर्मवीर आयोग याद रखिएगा, धर्मवीर तो याद रखिएगा इसको ऐसे ना कि राजनीति के अपराधीकरण हो रहा है तो धर्मवीर हैं वो आएंगे। तो धर्मवीर आयोग 1977 के अनुसार जो बोला गया है कि राजनेता अपराधियों का उपयोग भय उत्पन्न करने और पैसों से मतदाताओं को प्रभावित करने के लिए करते हैं और उन्हें पार्टी उन्हें टिकट देकर पुरस्कृत भी करती है। फिर है धन बल, यानी चुनावी खर्च और राजनेता जो है नौकरशाही साठगांठ से भ्रष्टाचार और अवैध फंडिंग को बढ़ावा मिलता है इससे। पहचान की राजनीति, यानी आपराधिक रिकॉर्ड की बजाय जाति धर्म को प्राथमिकता देते हैं मतदाता। अन्य है जैसे कमज़ोर कानून है, धीमी न्यायिक प्रक्रिया, सामाजिक आर्थिक कारक, ये सभी भी इस पर जिम्मेदार कारक में माने जाते हैं। इसके प्रभाव जो हैं वो बहुत ही हानिकारक रहे हैं, जैसे लोकतांत्रिक मूल्यों और कानूनों के शासन का क्षरण भी हो रहा है, जैसे राजनीतिक अपराध और हिंसा आपस में जुड़ जाते हैं। इससे न्याय मिलने में भी कठिनाई, पारदर्शिता और जवाबदेही में कमी आती है। अपराधियों की सरकार वो अपराधियों के लिए सरकार में बदल जाती है। उपाय भी किए गए हैं इसको लेकर, जैसे जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 8(3) में कहा गया है कि 2 साल की सज़ा अगर पाया गया तो जनप्रतिनिधियों को, यानी सांसद या फिर जो विधायक हैं, उनको उनकी रिहाई के बाद 6 साल की अवधि तक चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। न्यायिक निर्णयों में अगर देखा जाए तो भारत संघ बनाम एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म 2002 के केस में कहा गया था कि पिछले और लंबित आपराधिक आरोपों का भी खुलासा करना अनिवार्य है उम्मीदवारों को। फिर है पब्लिक इंटरेस्ट फाउंडेशन केस 2018 में आया गया था, जिसमें ये कहा गया कि राजनीतिक दलों द्वारा उम्मीदवारों के आपराधिक रिकॉर्ड का अनिवार्य प्रकाशन भी किया जाएगा न्यूज़पेपरों में, टेलीविज़नों में। वैसे ये सब देते तो हैं न्यूज़पेपर और टेलीविज़न में, लेकिन छोटा सा कॉलम देंगे। इसके बाद एक लिली थॉमस बनाम भारत संघ 2013 में केस था। उनमें ये कहा था कि 2 वर्ष की सज़ा पाए गए अपराधियों को ऊपरी अदालत में अपील का अवसर किए बिना ही उन्हें सदस्यता के लिए तत्काल अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा, जो कि राहुल गांधी का मामला भी शामिल आया था इसमें, जिसमें उसके मोदी पर किए गए टिप्पणी को लेकर उसको 2 साल के लिए कारावास में सज़ा दी गई थी। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने उसको रोक दिया था। नेक्स्ट है मिशन मौसम। तो IMD ने जम्मू और कश्मीर में मिशन मौसम के तहत 4 अतिरिक्त रडार स्थापित करने की योजना बना रहा है अभी। मिशन मौसम जो है 2024 में केंद्रीय पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय द्वारा शुरू की गई थी। उसका कार्यान्वयन जो है IMD, फिर राष्ट्रीय मध्यम अवधि मौसम पूर्वानुमान केंद्र और भारतीय उष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान द्वारा किया जा रहा है। नेक्स्ट है मेथेडिनोल लॉन्ग टर्म मेटाबोलाइट सही। तो भारत के खेलों में अत्याधुनिक एंटीडोप परीक्षणों के लिए दुर्लभ रेफरेंस मटेरियल मेथेडियनोन लॉन्ग टर्म मेटाबोलाइट विकसित की है। तो याद रखिए बस इतना ही है कि ये किसको लेकर होता है, तो एंटी डोपिंग परीक्षण है। तो यही बोलेगा कि एंटी डोपिंग परीक्षणों के लिए कौन सा टेस्ट किया जाता है, तो याद रखिएगा कि मेथेडियनोन लॉन्ग टर्म मेटाबोलाइट। तो एक थोड़ा सा मैंने फैक्ट भी हाईलाइट की है कि नेशनल डोप टेस्टिंग लेबोरेटरी और NIPR निपर गुवाहाटी द्वारा विकसित किए जा रहे रेफरेंस मटेरियलों में से एक प्रकार से एक टेस्ट है। और ये 450 से अधिक पदार्थों की पहचान करेंगे और वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी द्वारा जो प्रतिबंधित है उनकी ये अच्छे से जांच कर सकेगी। हॉलमार्किंग जो है चांदी के आभूषणों के लिए स्वैच्छिक हॉलमार्किंग यूनिट आइडेंटिफिकेशन आधारित हॉलमार्किंग शुरू कर दी है। तो हॉलमार्किंग के बारे में तो पता ही है कि बहुमूल्य धातुओं से बनी वस्तुओं को ये निर्धारित करेगा और रिकॉर्ड भी ये प्रकार से करता है, क्योंकि आप हॉलमार्किंग के लिए जाएंगे गवर्नमेंट वेबसाइट पर तो गवर्नमेंट के पास भी पता चलेगा कि कितना सोना चांदी कहाँ पर किसके पास है। तो ये उपभोक्ता अधिकारों के संरक्षण के साथ साथ आभूषणों और वस्तुओं की प्रामाणिकता, गुणवत्ता की सही पहचान भी सुनिश्चित करती है। इसे भारतीय मानक ब्यूरो यानी ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स द्वारा विनियमित किया जाता है। ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स ये केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के अंतर्गत आता है। इसकी स्थापना भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम 1984 के तहत की गई थी, लेकिन अब ये BIS अधिनियम 2016 के तहत संचालित होता है। इसका कार्य है मानक निर्धारित करना, उत्पादों को प्रमाणित करना जैसे IS मार्क और हॉलमार्किंग, फिर परीक्षण परियोजनाओं का संचालन करना, परीक्षण प्रयोगशालाओं का संचालन करना। नेक्स्ट राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क 2025। तो इसमें बोला गया कि समग्र श्रेणी में IIT मद्रास को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु ने विश्वविद्यालय की श्रेणी में प्रथम स्थान प्राप्त किया है।
इसे शिक्षा मंत्रालय द्वारा 2015 में लॉन्च किया गया था। निम्नलिखित 5 श्रेणियों का उपयोग करते हैं, जैसे शिक्षा, लर्निंग, अनुसंधान, ये सब तो इम्पोर्टेंट नहीं है ना। नेक्स्ट है लिप्स एंड अर्थ। तो देखिए लिप्स जो है ये व्यापक व्यवहारिक मार्गदर्शिका है जिसे वैश्विक सर्वोत्तम कार्य प्रणालियों के अनुरूप खान को बंद करने के जिम्मेदार और संधारणीय बेंचमार्क तरीकों का उपयोग में कार्य करने के लिए तैयार किया गया है। नेक्स्ट है अर्थ। तो अर्थ एक ग्रीन फाइनेंसिंग फ्रेमवर्क है जो पुराने खनन भू क्षेत्रों को उत्पादक और पर्यावरणीय अनुकूल परिसंपत्तियों में बदलने के लिए निवेश को आकर्षित करने के लिए ये किया गया है। तो याद रखिएगा लिप्स क्या है, लिप्स जो है कि अभी जो बंद करेंगे तो उसमें बंद करने के संबंधी निर्देश, और अर्थ जो है वो बंद किए गए जो है ना उसको अच्छे से बनाए उस जगह को, उसका है अर्थ। नेक्स्ट है कुकी जो समूहों के साथ शांति समझौता। तो केंद्र सरकार, मणिपुर सरकार और उग्रवादी समूह यानी कुकी, जोमी, हमार, तो इन सभी के बीच त्रिपक्षीय सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशन समझौता नवीनीकृत किया गया है। जो है ना ये नवीनीकृत क्यों किया गया, क्योंकि पहले ये 2008 में लागू कर दिया गया था, फिर से इसको तोड़ा गया था ना हाल फिलहाल में। ये इसका उद्देश्य भी यही था कि जो मतलब दिक्कतें हैं उनका राजनीतिक समाधान खोजना। पूर्वोत्तर भारत में अन्य शांति समझौते की भी देखें तो सबसे पहला है यहाँ पर NLFT-ST समझौता 2019 में किया गया था, जो कि त्रिपुरा के नेशनल लिबरेशन फ्रंट के द्वारा किया गया था। फिर बोडो समझौता किया गया 2020 में असम में। फिर कार्बी समझौता असम में कार्बी समूहों के साथ किया गया था 2021 में। नेक्स्ट है आयुर्वेद आहार। तो फसाई और केंद्रीय आयुष मंत्रालय ने आयुर्वेद आहार नामक एक प्रकार से सूची जारी की है। तो ये ना खाद्य सुरक्षा और मानक आयुर्वेद आहार विनियम 2022 का एक प्रकार से उसी के अंतर्गत जारी की गई, उसी का हिस्सा है। और खाद्य व्यवसाय संचालकों के लिए नियमों का प्रावधान भी करता है इसके अंतर्गत जो कि इससे उपभोक्ताओं को ये जानकारी मदद मिलेगी कि उत्पादक प्रमाणिक और सुरक्षित है या नहीं। ये फॉर्मुलेशन शास्त्रीय आयुर्वेद ग्रंथों से लिए गए हैं इनके। लास्ट खबर है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। तो इनकी योगदान अगर हम लोग देखें तो ये ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में ईस्टर्न रीजनल एंड एथिक्स के प्रोफेसर रहे हैं। तो याद रखिएगा ये ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में प्रोफेसर भी थे एथिक्स के, और 2030 के दशक में लीग ऑफ नेशन के भारत के प्रतिनिधि के रूप में गए। 1949 से 1952 तक सोवियत संघ में भारत के राजदूत भी रहे, और 1952 में सोवियत संघ के राजदूत के बाद 1952 से 1962 में उपराष्ट्रपति, और 1962 के बाद ये एक सेशन में जो 5 वर्ष की सेशन है उसमें राष्ट्रपति भी रहे थे। इनकी रचनाएं अगर हम लोग देखें तो द प्रिंसिपल उपनिषद, द हिंदू व्यू ऑफ लाइफ, इंडियन फिलॉसफी, उपनिषदों का दर्शन, द आइडियलिस्ट व्यू ऑफ लाइफ, ईस्ट एंड वेस्ट, सम रिफ्लेक्शन। तो देखिएगा थोड़ा सी एथिक्स को लेकर ही बात की गई है, देखें है ना, एथिक्स और ईस्टर्न रिलीजन जो है ना इनको लेकर ही बात की गई। ईस्टर्न रिलीजन में देखिए उपनिषद आ गया, और एथिक्स में व्यू ऑफ लाइफ, इंडियन फिलॉसफी, उपनिषद, ये ईस्टर्न रिलीजन में आता है। तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा इसको। आज की तो वीडियो यहीं तक थी, आपसे मिलते हैं अगले वीडियो पर, तब तक अपना ध्यान रखिएगा। नमस्कार।